Hello, aspirants, and welcome to the UPSC Analyzer. Today, we will discuss newspaper analysis dated 11th of October 2023. फर्स्ट न्यूज़ रिगार्डिंग इसराइल पैलेस्टीन वॉर ही है। तो जो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने कॉल किया था प्राइम मिनिस्टर मोदी को। तो बेसिकली प्राइम मिनिस्टर मोदी का यही कहना है कि जो इंडिया है वो इसराइल के साथ खड़ा है इस डिफ़िकल्ट आवर में। तो अगर हम बात करें तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक्चुअली हमास ने पहले अटैक किया था इसराइल के ऊपर और इसराइल के काफ़ी लोगों की जान जा चुकी है। 900 लोगों की जान चली गई थी और 150 लोगों को हमास ने होस्टेज बना लिया था। उसके बाद यहाँ पर इसराइल ने रिटेलिएटरी अटैक किया। गाज़ा पट्टी के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक्चुअली ये जो गाज़ा स्ट्रिप है ये कहाँ पर है और यहाँ पर हमास रूल करता है। हमास एक मिलिटेंट्स का ग्रुप है, वैसे इसको टेररिस्ट ग्रुप की तरह भी रिकॉग्नाइज़ किया गया है, लेकिन जो हम पैलेस्टीन की लेजिटिमेट अथॉरिटी मानते हैं ये हम मानते हैं पैलेस्टीनियन अथॉरिटी, जो कि राम अल्लाह पर बेस्ड है। तो ये आपको पता होना चाहिए, बस ये बेसिक फैक्ट्स पता होने चाहिए। बाकी हमने इंतिफादा के बारे में डिस्कस किया था, फर्स्ट इंतिफादा, सेकंड इंतिफादा, और इसको यहाँ पर थर्ड इंतिफादा कंसिडर किया जा रहा है। इंडिया की क्या पॉलिसी रही है इसराइल को लेकर, इंडिया ने इसराइल को कब रिकॉग्नाइज़ किया, और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी की फर्स्ट विजिट होती है, पहली प्राइम मिनिस्टेरियल विजिट होती है टू द इसराइल, और इसराइल और पैलेस्टीन को लेकर हम डी हाइफिनेशन की पॉलिसी को फॉलो करते हैं। तो ये सारे आपको बेसिक्स पता होने चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ पता होने की ज़रूरत नहीं है। In their first phone conversation since the Hamas attack on Israel, Prime Minister Narendra Modi told Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu Tuesday, "People of India stand in solidarity with Israel in this difficult hour." आज एक एडिटोरियल आया है जो कि काफ़ी अच्छा एडिटोरियल है, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली जो इंडिया की पोजीशन है ये पोजीशन इस क्या रिफ्लेक्ट करती है, कि हमारी पोजीशन ये क्यों है, हम क्यों यहाँ पर इसराइल के साथ सॉलिडारिटी में खड़े हैं और क्यों हम यहाँ पर पैलेस्टीनियन कॉज की बात नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट है क्रैक्स विजिबल एज अरब एनवॉयज वेट फॉर डेली वर्ड, यूएई बहरीन स्लैम हमास। तो अगर हम बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से अभी तक कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया है। ये जो भी दो स्टेटमेंट्स यहाँ पर रिलीज़ किए गए हैं ये प्राइम मिनिस्टर के ट्विटर अकाउंट से किए गए हैं, एक्चुअली ये जो एक्स है इस अकाउंट से किए गए हैं, लेकिन अभी तक मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से कोई स्टेटमेंट नहीं आया। क्यों कोई स्टेटमेंट नहीं आया? क्योंकि डिप्लोमेटिक बैलेंस मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। एक तरफ इसराइल है, दूसरी तरफ अरब वर्ल्ड है, और अगर हम अरब वर्ल्ड की बात करें तो ये भी डिवाइडेड है। फॉर एग्जांपल यूएई बहरीन यहाँ पर हमास को सलाम कर रहे हैं, लेकिन बाकी यहाँ पर जो कंट्रीज़ है मिडिल ईस्ट में ये यहाँ पर पैलेस्टीन के कॉज को सपोर्ट कर रहे हैं। तो अरब वर्ल्ड भी एक साथ नहीं खड़ा है कि सारे ही यहाँ पर पैलेस्टीन के कॉज को सपोर्ट कर रहे हों। तो 4 days after Hamas teams infiltrated Israel to carry out large-scale killings, prompting retaliatory Israeli air strikes across the Gaza Strip, the silence of the Ministry of External Affairs has been noticed, especially the West Asian countries. For Delhi, the diplomatic challenge is to come up with a statement at a time जब हमें क्रैक्स अरब वर्ल्ड में भी दिख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल सऊदी अरेबिया और इसराइल के बीच में पीस नेगोशिएशन को यहाँ पर ब्रोकर किया जा रहा था बाय द यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये एक डील होने वाली थी। ये भी एक रीज़न है कि हमास ने क्यों अटैक किया, क्योंकि हमास नहीं चाहता था कि यहाँ पर सऊदी अरेबिया और इसराइल के बीच में कोई भी डील हो। फिर अब्राहम अकॉर्ड साइन हुए थे जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब्राहम अकॉर्ड्स क्या हैं, ऑस्लो अकॉर्ड्स के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, डेविड कैंप अकॉर्ड्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये सारे नाम आप बस रिलेट कर पाना कि इसराइल से रिलेटेड हैं। For Delhi, the diplomatic challenge is to come up with a statement at a time when cracks are visible in the Arab world. UAE और बहरीन ने US ब्रोकर्ड अब्राहम अकॉर्ड्स को साइन किया था, और ये दोनों कंट्रीज़ ऐसे हैं UAE बहरीन जिन्होंने हमास को सलाम किया है कि हमास को यहाँ पर अटैक करने की क्या ज़रूरत थी, हमास ने यहाँ पर क्यों अटैक किया है। वेस्ट एशिया की बात करें तो इंडिया हैज़ डीप स्ट्रैटेजिक टाइज विद इसराइल ऑन द वन हैंड, और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो सऊदी, UAE, कतर, ईरान, इजिप्ट, सबके साथ हमारे बहुत अच्छे टाइज हैं। बाकी अनाउंसमेंट किया गया था इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। बाकी हमने I2U2 भी डिस्कस किया है जो कि मेंस में आई थिंक लास्ट टू लास्ट ईयर ही क्वेश्चन था I2U2 के बारे में। तो देयर आर एन एस्टिमेटेड 90 लाख इंडियंस जो कि वेस्ट एशिया रीजन में रहते हैं। काफ़ी रेमिटेंस भी आता है वेस्ट एशिया रीजन से, ऑयल के लिए भी हम वेस्ट एशियन रीजन के ऊपर डिपेंडेंट है। एंड इंडिया इंपोर्ट्स मोर देन 50% ऑफ क्रूड फ्रॉम द रीजन। इट ऑल्सो हैज़ हाई एम्बिशंस इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स, जैसे कि हमने डिस्कस किया इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जो कि अनाउंस किया गया था। New Delhi finds itself in an unenviable situation where it is torn between different sides. एक तरफ इसराइल है जो कि हमारा की स्ट्रैटेजिक पार्टनर है, दूसरी तरफ अरब वर्ल्ड है जो कि आपस में इतना ज़्यादा डिवाइडेड है, और जिसकी वजह से अभी तक मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। नेक्स्ट है क्लाइमेट चेंज रिस्क क्लाउड ओवर इंडिया चिप ड्रीम्स। तो बेसिकली इंडिया जो है ये मैन्युफैक्चरिंग हब बनना चाहता है इलेक्ट्रॉनिक्स और चिप्स का, लेकिन यहाँ पर क्लाइमेट चेंज का इशू है, और दूसरा इशू ये भी है कि एक्चुअली हमारा प्रोडक्शन इस तरीके से नहीं होना चाहिए कि और ज़्यादा डैमेज हो जाए क्लाइमेट को।
New Delhi has identified electronics and chip manufacturing as a key driver of economic growth. Now, it must ensure it incentivizes production that not only withstands climate change but does not cause more damage to the climate. ठीक है. इन कश्मीर सपोर अ क्रिकेट अकेडमी होप्स टू स्टम्प ड्रग एडिक्शन. तो अगर आप कभी भी खालिस्तान का इशू लिख रहे होते तो आप एक पॉइंट मेंशन करते हो ड्रग एडिक्शन के बारे में, ड्रग मेनेस के बारे में, तो वहाँ पर आप प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस दे सकते हो. जैसे कि कश्मीर में ये सॉल्यूशन अडॉप्ट किया जा रहा है. सॉल्यूशन क्या है? तो एक्चुअली क्रिकेट अकेडमी है. अगर बच्चे आकर यहाँ पर क्रिकेट में इंगेज रहेंगे तो ड्रग मेनेस जो है वो वहाँ तक नहीं पहुँचेगा, बच्चे ड्रग से दूर रहेंगे. तो ये होता है ना कि अगर पॉजिटिव माइंडसेट होता है और पॉजिटिव चीज़ों में आप इंडल्ज होते हो तो बुरी चीज़ों से आप अपने आप दूर हो जाते हो. तो आप बिल्कुल एक एग्जाम्पल कोट कर सकते हो. अगर आप प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स लिखते हो तो आपको यहाँ पर ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं. आपको ज़्यादा, अगर आप एग्जाम्पल्स ही लिखते हो तो बेसिकली एग्जाम्पल से ही मार्क्स आते हैं. तो एग्जाम्पल्स लिखना बहुत ज़रूरी है. आप ऐसे एग्जाम्पल्स नोट कर सकते हो अपनी जो भी जहाँ पर भी आप नोट्स बना रहे हो. तो कश्मीर का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया. फॉर एग्जाम्पल, एट अ टाइम व्हेन मेनी यूथ इन कश्मीर आर फॉलिंग प्रे टू द menace ऑफ ड्रग्स, सपोर इज सीइंग अ कम्युनिटी एफर्ट टू कीप यंग बॉयज एंड गर्ल्स हुक टू समथिंग दैट गिव्स देम पर्पस. जैसे कि यहाँ पर क्रिकेट है. इन टू दिस एंड दे आर रिलाइंग ऑन अ क्रिकेट अकेडमी फंडेड लार्जली बाय द लोकल्स. तो ऐसा किया जा सकता है पंजाब में भी. एक अनाउंसमेंट थी एक्चुअली. तो अनाउंसमेंट ये है कि यूपीएससी एनालाइजर मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट कर रहा है. लास्ट ईयर भी हमने सक्सेसफुली रन किया था मेंटरशिप प्रोग्राम. तो मेंटरशिप प्रोग्राम में आपको क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा? करंट अफेयर्स कवर किए जाएंगे कॉम्प्रहेंसिवली फ्रॉम ऑल द सोर्सेज. और करंट अफेयर्स सिर्फ बेसिकली अक्टूबर से कवर नहीं किए जाएंगे, जनवरी 2023 के स्टार्टिंग से कवर किए जाएंगे. तो 1 जनवरी 2023 से कवर किए जाएंगे एंड कवर किए जाएंगे टिल मार्च 2024 तक. कहाँ से कवर किए जाएंगे? तो सारे सोर्सेज यहाँ पर लिखे हुए हैं कि कहाँ कहाँ से करंट अफेयर्स कवर किए जाएंगे. अब इंपॉर्टेंट इसीलिए है न्यूज़पेपर से करंट अफेयर्स को कवर करना और उसके नोट्स बनाना, क्योंकि एक्चुअली डायरेक्टली न्यूज़पेपर्स की लाइन आ रही है प्रीलिम्स के क्वेश्चंस में. अगर आप देखो तो यहाँ पर मेंशन है कि कौन से पीरियड से कवर किए जाएंगे फ्रॉम जनवरी 2023 टू मार्च 2024. उसके अलावा जब प्रीलिम्स पास में होगा, फॉर एग्जांपल फरवरी जनवरी, तो उस समय प्रीलिम्स स्पेसिफिक सीरीज़ भी होगी जहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए जाएंगे. इकोनॉमी के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, हिस्ट्री के, जो कि प्रीलिम्स रेलिवेंट हैं, प्लस 10 फुल लेंथ टेस्ट फॉर प्रैक्टिस. आफ्टर प्रीलिम्स मेंस स्पेसिफिक मेंटरशिप भी प्रोवाइड की जाएगी टिल जब तक यहाँ पर नहीं हो जाता मेंस. फॉर एग्जांपल मेंस की डेट 28 सितंबर 2024, तो उस समय तक मेंस स्पेसिफिक मेंटरशिप भी प्रोवाइड की जाएगी. प्राइस यहाँ पर मेंशन है और बाकी डिटेल आपको मिल जाएगी कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप यूपीएससी एनालाइजर के ग्रुप पर भी देख सकते हो और वहाँ पर जो भी आपके डाउट्स हैं वहाँ पर पूछ भी सकते हो. तो आप पेमेंट कर सकते हो. यहाँ पर यूपीआई आईडी है और उसके बाद आपको अपनी डिटेल्स भेजनी है टू द upscanalyzer@gmail.com इस मेल आईडी पर. तो आई होप आपको यहाँ पर समझ आ गई हो डिटेल्स, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो ग्रुप पर. नेक्स्ट हम चलते हैं आगे. यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं, आप देख सकते हो. सीक्रेट फिल्मिंग ऑफ डीयू स्टूडेंट्स, ये हमने डिस्कस कर लिया था एक्चुअली कि जो वुमेन है ये सेफ़ नहीं है और इनकी फिल्मिंग होती है. तो ऐसे में क्या करने की ज़रूरत है? क्या फेस्ट ही कराना बंद कर दिया जाए? तो फेस्ट एक्चुअली कराना बंद करने की ज़रूरत नहीं है. तो ऐसे केस स्टडीज़ में क्वेश्चन आ सकते हैं कि ऐसा हुआ तो आप क्या करोगे? तो सबसे पहले लॉन्ग टर्म सोल्यूशन बताओ, सबसे पहले शॉर्ट टर्म सोल्यूशन बताओ, फिर लॉन्ग टर्म सोल्यूशन बताओ. शॉर्ट टर्म सोल्यूशन क्या होगा कि आप यहाँ पर स्टेप्स लोगे कि कोई भी यहाँ पर वीडियो जो है वो डिसएमिनेट नहीं होनी चाहिए, या जो भी यहाँ पर डिसएमिनेट हो गई हैं तो उनको टेक डाउन कराने की ज़रूरत है. तो ये सारे इश्यूज़ हैं. लॉन्ग टर्म इश्यूज़ तो सिक्योरिटी को इंश्योर करोगे कोई भी फेस्ट यहाँ पर ऑर्गेनाइज कराने से पहले. तो ऐसे इस तरीके से आपको केस स्टडीज़ के आंसर्स लिखने होते हैं. सबसे पहले आपको एक इंट्रो दे देना होता है, कोई कोट डाल दो इंट्रो में जो भी कनेक्ट कराओ, या आपको कुछ ना समझ में आ रहा हो तो जो भी आपने पढ़ा उसका एक ब्रॉड पिक्चर दे दो कि ये प्रेजेंट क्या कर रहा है. उसके बाद स्टेक होल्डर्स मेंशन करो. एथिकल इश्यूज़ अगर पूछें तो मेंशन करो, नहीं पूछें तो मत मेंशन करो. और उसके बाद आपको अपने 2-3 ऑप्शंस जो भी बनाने होते हैं और कोर्स ऑफ एक्शन आपको क्या लेना है वो मेंशन करो. लॉन्ग टर्म भी बता दो आप क्या करोगे, शॉर्ट टर्म भी आप बता दो क्या करोगे, और एक कंक्लूजन दे दो. इंपॉर्टेंट ये है कि जब भी आप इन सारे पॉइंट्स के बारे में लिख रहे हो तो अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स को रेफर करो तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं. तो ये सब कुछ आपको करके चलना है. आगे हम चलते हैं. ईरानी लॉन्चेस प्रोटोकॉल टू मैनेज मैल न्यूट्रिशन इन चिल्ड्रन. तो ये आप बिल्कुल मेंशन कर सकते हो. यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट दिया गया है बड़ी मदर्स का. तो बड़ी मदर्स एक्चुअली अगर हम बात करें तो फॉर एग्जांपल एक मदर है जिसका चाइल्ड जो है बिल्कुल हेल्दी है, उसको मैल न्यूट्रिशन की कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल हेल्दी है. लेकिन दूसरी मदर का जो चाइल्ड है वो, उसको हम बात करें तो स्टंटिंग है, वेस्टिंग है, ये सारी इश्यूज़ हैं. तो एक्चुअली जो यहाँ पर हेल्दी चिल्ड्रन की मदर है वो दूसरी मदर को सिखाएगी कि आपको किस तरीके से न्यूट्रिशन देना है, आपको यहाँ पर क्या क्या हिडन हंगर को कैसे दूर करने के लिए कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देने हैं बच्चे को जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम दूर हो जाए. तो उसको बोलते हैं बड़ी मदर. आप बिल्कुल डाल सकते हो बेस्ट केस स्टडीज़ में बड़ी मदर. ये असम में बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है बड़ी मदर.
Union Minister of Women and Child Development Smriti Irani on Tuesday launched the first ever protocol for identification and management of malnutrition in children by the government, which has been put into place by the Women and the Child Development Ministry in collaboration with the Ministry of Health and the Family Welfare and the Ministry of Ayush. तो 7.7% सीवियर एक्यूट मेल न्यूट्रिशन चिल्ड्रन है इन द कंट्री। तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा जो कि सीवियर एक्यूट माल नरिश चिल्ड्रन है, उनका हेपेटाइट टेस्ट करके पता किया जाएगा क्या ये एक्यूट मेल नरिश्ड है, और अगर होंगे तो उनको रेफर किया जाएगा टू द न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर, जिसको कि लिंक किया जाएगा टू द मेडिकल सेंटर्स। प्रोटोकॉल्स हैव ऑल्सो बीन पुट इन अ प्लेस टू अ सिस्टम ऑफ बडी मदर्स। बडी मदर्स हमने देख लिया, असम में बहुत सक्सेसफुल रहा है बडी मदर्स। तो कहीं भी आप मेल न्यूट्रिशन का क्वेश्चन लिख रहे हो कि मेल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल मेंशन करना है बडी मदर्स का कि बेस्ट केस स्टडी जो है बडी मदर्स की, इसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ऑल ओवर द कंट्री। दैट्स इट, हो गया आपका आंसर। अच्छा, यंग एथलीट्स विनिंग मेडल साइन ऑफ अ स्पोर्टिंग नेशन। तो एशियन गेम्स की अगर हम बात करें तो इंडिया को 107 मेडल्स मिले हैं। तो सरकार का भी इसमें कुछ तो रोल है ही। फॉर एग्जांपल सरकार ने फंडिंग प्रोवाइड की, खेलो इंडिया प्रोग्राम लेकर आए, ठीक है। फिर टॉप्स स्कीम है, टारगेटेड ओलंपिक पोडियम स्कीम, तो ये सब कुछ स्कीम्स का मेंशन करना होता है। एससीज रोल इज़ नॉट टू माइक्रो मैनेज ऑल इशूज़। तो बेसिकली कैप्टिव एलिफेंट्स की डेथ हो गई केरला में, तो ये इशू गया था, लेकिन यहाँ पर कोर्ट ने डिक्लाइन कर दिया इसकी इंटरिम प्लीज होने को। कोर्ट ने बोला है कि हाई कोर्ट इस इशू से ठीक से डील कर सकती है, क्योंकि हाई कोर्ट को यहाँ पर लोकल ट्रेडिशंस पता है। तो ये हमने क्यों डिस्कस किया, ये एक्चुअली हमने इसलिए डिस्कस किया कि कहीं भी आप ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज के बारे में लिख रहे हो, क्योंकि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज हमेशा टॉपिक इंपॉर्टेंट रहता है, तो उसमें आप अगेंस्ट के पॉइंट्स में मेंशन कर सकते हो कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज क्यों नहीं होनी चाहिए, ये वाला जजमेंट, कि एक्चुअली जो वहाँ के लोग होते हैं उनको पता होता है ना कि लोकल ट्रेडिशन क्या है। तो ये आपको याद रखना, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज के कंसर्न वाले पॉइंट में आपको ये जजमेंट लिख कर आना है। We do not know the ramifications of an order like this which we will pass. Judges of the High Court are peculiarly suited to understand the local conditions. तो उनको पता होगा कि इन एलिफेंट्स को किस तरीके से रखा गया और ये जो इशू है कितना बड़ा इशू है। सुप्रीम कोर्ट को नहीं पता इस इशू के बारे में, ठीक है। आगे हम चलते हैं। यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है नहीं, यहाँ पर भी कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं। मनी लॉन्ड्रिंग, तो मनी लॉन्ड्रिंग टॉपिक है इंटरनल सिक्योरिटी में, ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। बाकी आपको मनी लॉन्ड्रिंग, ब्लैक मनी, इन सब के बारे में 2-3 पेजेस पहले से प्रिपेयर करके रखने हैं। अ डे आफ्टर लॉइंग इट, एससी पुट्स एबॉर्शन ऑन होल्ड। तो एमटीपी की बात करें तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी एक्ट, इसका 2021 में अमेंडमेंट हुआ था। तो आई होप आपने 2021 में पढ़ा होगा ये अमेंडमेंट, अगर नहीं पढ़ा तो आप एक बार उसको पढ़ लेना। बाकी ये केस इंपॉर्टेंट नहीं है कि एबॉर्शन को होल्ड पर लगा दिया, अलाउ कर दिया, नहीं। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट ये आपको पढ़ना है, 2021 में इसका अमेंडमेंट हुआ था। नेक्स्ट है बोगस वर्क, फोर्स्ड बिल्स इन मनरेगा, इरेगुलरिटीज़ गो बियॉन्ड बंगाल। तो बंगाल में हम ऐसी न्यूज़ पढ़ रहे थे कि बंगाल में यहाँ पर इरेगुलरिटी हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पर सेंटर फंड नहीं प्रोवाइड कर रहा है, और जो यहाँ पर टीएमसी पार्टी है इसके वर्कर्स यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं दिल्ली में। तो ये एक इशू एक तरफ है। जो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम है, इसकी एक्चुअली यहाँ पर मॉनिटरिंग हुई थी बाई द नेशनल लेवल मॉनिटरिंग, और नेशनल लेवल मॉनिटरिंग ने पाया कि बहुत सारा काम एक्चुअली जो पेपर पर दिख रहा है वो नहीं हुआ है। कि जैसे कि ये बता दिया गया कि यहाँ पर हमने वाटर हार्वेस्टिंग का स्ट्रक्चर बनाया, लेकिन एक्चुअली वहाँ पर कुछ भी नहीं है जब देखने गए तो इससे हमें ये पता चला कि बहुत सारा वर्क जो कि एक्चुअली पेपर पर दिखाया जा रहा है वो नहीं है, बिल्स को फोर्ज किया जा रहा है, और जो भी यहाँ पर फंड प्रोवाइड किया जा रहा है इसको साइफन ऑफ किया जा रहा है बाय द लोकल लेवल फंक्शनरीज। While West Bengal is currently in the spotlight due to alleged irregularities in the Manrega, resulting in funds being stopped by the centre, the national level monitoring reports available with the Union Ministry of the Rural Development show irregularities in implementing the Rural Job Guarantee Scheme across several states. The reports also have a list of works where work done using मनरेगा fund could not be found existing on the ground. तो यहाँ पर देखा गया कि जो भी मनरेगा में काम दिखाए गए और वो एक्चुअली काम नहीं थे ऑन द ग्राउंड। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स, दीज वर्क्स वर रिपोर्टेड एज ऑनगोइंग और कंप्लीटेड एज पर द नरेगा MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, बट कुड नॉट बी सीन फाउंड एग्जिस्टिंग ऑन द ग्राउंड ड्यूरिंग NLM विजिट्स। तो यही बताया गया कि यहाँ पर 55 रैंडम वर्क्स को सिलेक्ट किया गया, जिसमें 23 वर फाउंड टू बी नॉट एग्जिस्टिंग। एंड ये जो मेंटरशिप प्रोग्राम है ये 16 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा। तो बाकी आपको सारी डिटेल्स ग्रुप पर मिल जाएंगी। नेक्स्ट है IIT ज़ांज़ीबार कैंपस टू बी ऑपरेशनल अर्ली नवंबर। तो कभी भी आप इंडिया अफ्रीका रिलेशंस लिख रहे हो, आपको ये भी मेंशन करना है कि एजुकेशनल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जैसे IIT ज़ांज़ीबार कैंपस टू बी ऑपरेशनल, तो IIT ज़ांज़ीबार का कैंपस खोला है, वहाँ पर अफ्रीकन बच्चे पढ़ेंगे, सीखेंगे सारी चीज़ें। फिर यहाँ पर झारखंड में एक एक्चुअली बच्ची की डेथ हो गई थी क्योंकि उसके अंदर अनीमिया था, और जिसकी वजह से उसका हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा कम हो गया, तो उसकी डेथ हो गई।
अगर हम देखें झारखंड की कंडीशन नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में, तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। 65.3% ऑफ वुमेन इन द झारखंड इन द 15 to 49 एज ग्रुप आर एनेमिक। ठीक है, तो डेटा आपको याद रखना है ताकि आप कोट कर सको। तंजानिया प्रेसिडेंट बिकम्स फर्स्ट वुमेन जिनको कि यहाँ पर अवार्ड किया गया ऑनररी डॉक्टरेट बाई JNU। नीपा एंड कोविड कैरियर्स बैट वुमेन बैट्स आर ब्यूटीफुल से रिसर्चर्स। तो बेसिकली बैट्स को यहाँ पर कंसिडर किया जाता है बुरे हैं, बीमारियां फैलाते हैं। फॉर एग्जांपल जो सार्स UV2 है उसको लिंक किया गया था बैट से। फिर नीपा जो है ये भी यहाँ पर फ्रूट बैट से आता है, तो इसीलिए ये कंसिडर किया जाता है कि बैट्स जो हैं बुरे हैं। और कोविड के टाइम बहुत सारे बैट्स को मारा भी जा रहा था, लेकिन एक्चुअली यहाँ पर रिसर्चर्स का कहना है कि बैट्स प्रॉब्लम नहीं है, लोगों में प्रॉब्लम है। लोगों में क्या प्रॉब्लम है कि कोई भी फ्रूट होता है जो आधा कटा हुआ होता है या तो किसी एनिमल ने खाया होता है, तो लोग उसको बिना साफ़ किए खा लेते हैं, जिसकी वजह से बैट का सलाइवा ट्रांसफ़र होता है, फिर यहाँ पर बीमारियाँ ट्रांसफ़र होती हैं। तो हम यहाँ पर पहले से कॉशियस रह सकते हैं, ना कि हम बैट से ये उम्मीद करें कि बैट यहाँ पर कॉशियस रहेगा और वो फ्रूट को पूरा खा कर ही जाएगा। The Bible says they are unclean. Vedanti draws an analogy between their wings and those of Lucifer's. Women were burnt in the past. अगर ये creatures उनके घर के ऊपर से निकल जाते थे, they are often perceived कि इनकी वजह से death, evil और bad omen आते हैं. The bad reputation of the bats worsened after the pandemic. Scientists know that SARS-CoV-2, the pathogen that causes the illness, is part of the family of the viruses जो कि bats में होते हैं. फिर ये बताया गया कि नीपा जो है, तो ये आपको पता होना चाहिए, नीपा जो है ये एक्चुअली फ्रूट ईटिंग बैट्स जो हैं ये नेचुरल रिजर्वायर हैं फॉर द नीपा वायरस। Like other organisms, bats too are natural host for pathogens like rabies and Ebola. They shed more virus particles under जब वो sick या stress में रहते हैं, तभी कभी भी उस बैट के ऊपर रिसर्च नहीं की जाती जो कि सिक में हो, जबकि उसको पकड़ना आसान होगा क्योंकि वो तो सिक या डिजीज है, लेकिन उसको फिर भी नहीं पकड़ा जाता है। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे, रीबिल्डिंग ट्रस्ट। तो 1-2 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि ये जो मणिपुर के CM है बीरेन सिंह, इनका हुआ है इंटरव्यू। तो इंटरव्यू में इन्होंने यही बात कही कि ये जो भी मणिपुर में वायलेंस हुआ है ये एथनिक स्ट्राइफ इसका रीज़न नहीं है, इसका रीज़न है ये जो ड्रग वाली प्रॉब्लम है और दूसरी प्रॉब्लम जो इलीगल माइग्रेंट्स आ रहे हैं। बाकी एथनिक स्ट्राइफ इसकी प्रॉब्लम नहीं है। और हमारा यही कहना है कि हम डायलॉग करेंगे सारी कम्युनिटी के साथ, जो भी यहाँ पर कुकी मैतेई कम्युनिटी है उनके साथ डायलॉग करेंगे और बाकी सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो ऑथर का बेसिकली क्या कहना है कि ये जो एक्नॉलेजमेंट है CM का कि ये बेसिकली हर लोगों तक पहुँचेंगे, ये वेलकम है, लेकिन अभी भी उनको बहुत कुछ करना है। वर्ड्स कहने से कुछ नहीं होता, उसको एक्शन में भी ट्रांसलेट करना उतना ही ज़रूरी होता है। इन द 5 months सिंस मणिपुर हैज़ बीन रॉयल्ड बाई एथनिक वायलेंस दैट हैज़ क्लेम्ड मोर देन 170 लाइफ। जो स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया एज पीपल टर्न्ड ऑन नेबर्स एंड कम्युनिटीज़। फॉर एग्जाम्पल मणिपुर के बहुत सारे लोग मिजोरम में जा रहे थे। एट टाइम्स इट अपीयर्ड कि यहाँ पर जो चीफ मिनिस्टर थे एक्चुअली पार्टिसन थे। सिंह सीम्स टू रिकॉग्नाइज नाउ द इम्पेरेटिव कि यहाँ पर ट्रस्ट को बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। तो इनकी टॉप प्रायोरिटी यही है कि डायलॉग को इनिशिएट करना जो भी यहाँ पर अफेक्टेड कम्युनिटीज़ हैं। आई वॉन्ट माई पीपल टू फील कॉन्फिडेंट एंड सिक्योर। और बाकी इन्होंने ये बताया कि जो फ्री मूवमेंट रजीम है म्यांमार के साथ, इसको वापस से रिव्यू करने की ज़रूरत है। तो एक आप वे फॉरवर्ड में लिख सकते हो कि फ्री मूवमेंट रजीम को यहाँ पर रिव्यू करने की ज़रूरत है। फ्री मूवमेंट रजीम क्या है, 16 किलोमीटर तक यहाँ पर अंदर और बाहर जा सकते हैं। लाइक मोस्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, मणिपुर में भी बहुत सारे कल्चर हैं, फेथ्स हैं, एथनिसिटीज़ हैं, मैनी ऑफ विच हैव कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्रीज। सिचुएशन और ज़्यादा फ्रॉट होगी लैंड होल्डिंग पैटर्न्स को लेकर। तो यहाँ पर एक कम्युनिटी है जो कि वैली एरिया में रहती है, एक कम्युनिटी जो कि हिल एरिया में रहती है। अब हिल एरिया में कोई काम तो है नहीं वहाँ पर, जिसकी वजह से यहाँ पर ड्रग इकॉनमी थ्राइव करती है। तो ये प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम कहीं काम नहीं है जिसकी वजह से ड्रग इकॉनमी थ्राइव कर रही है, तो आप उनको काम दो। अगर आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करोगे तो ऑफकोर्स वो यहाँ पर ड्रग के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। As Singh has rightly pointed out, in the last 2 decades, the state has been confronted by a serious drug addiction problem. लेकिन ऑथर ने एक्चुअली ये कहा प्रॉब्लम ड्रग्स की क्यों है, ये रूट कॉज आपको सही करना है। तो क्या है ड्रग की प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि पर कैपिटा इनकम बहुत कम है। लोएस्ट पर कैपिटा इनकम इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन इन 2021-22, और जिसकी वजह से पॉपी कल्टीवेशन होता है। और पॉपी कल्टीवेशन को आप एथनिक डायमेंशन से लिंक कर रहे हो कि जो हिल एरिया में लोग होते हैं वो यहाँ पर पॉपी कल्टीवेशन करते हो। आप ये तो सोचो कि वो लोग पॉपी कल्टीवेशन कर क्यों रहे हैं। तो CM हैज इंस्टेड sought to give an ethnic dimension to the poppy cultivation. He has linked the problem to the illegal migrants. इन सितंबर सिंह रिक्वेस्टेड द सेंटर की ये जो फ्री मूवमेंट रजीम आपने म्यांमार के साथ कर रखी है इसको आप रिवोक कर दो। While experts agree that the FMR needs regulation given the significance of the trans-border commerce, they also caution कि अगर complete fencing of borders होगी तो एक्चुअली जो एथनिक ब्रदरहुड है ना, इससे प्रॉब्लम आ जाएगी, जिसकी वजह से इंसर्जेंसी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ऐसा नहीं कि फ्री मूवमेंट रिजीम को यहाँ पर बंद कर देंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, इसकी वजह से इंसर्जेंसी बढ़ जाएगी। तो सिंग्स हार्पिंग ऑन द आउटसाइडर इनफिल्ट्रेटर एक्सपेक्टर डज लिटिल टू एश्योर हिल ट्राइब्स दैट हिज गवर्नमेंट इज अबव द आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। क्योंकि अगर आप यहाँ पर बात करो इसकी तो एक्चुअली आप यहाँ पर आइडेंटिटी पॉलिटिक्स ही कर रहे हो। तो ऑथर ने कहा ये सब करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है न्यू दिल्ली न्यू टेल अवीव।
तो ये कैपिटल इसराइल की तेल अवीव, अगर आपको पता, जेरूसलम कैपिटल नहीं उसकी। तो यहाँ पर ऑथर का क्या कहना है, ऑथर ने यहाँ पर 5 चेंजेस बताए हैं। एक चेंज अभी थोड़ा कम हुआ है, उस चेंज को भी करने की ज़रूरत है। तो क्या 5 चेंजेस हुए? तो इट वाज नॉट सरप्राइजिंग कि हमास ने यहाँ पर अटैक किया और उसके बाद इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने एक्चुअली यहाँ पर इसराइल के साथ सॉलिडारिटी में इंडिया खड़ा हुआ है। द पॉलिटिकल डायनेमिक बिटवीन इंडिया एंड द मिडिल ईस्ट कट्स डीपर। तो अगर हम 21st सेंचुरी में बात करें तो 21st सेंचुरी में 5 ब्रॉड चेंजेस है। पहला चेंज क्या है, तो पहला चेंज ये है कि जो हमारी प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी विजिट हुई थी to the Israel. तो first was the Prime Minister's decision to bring India's relationship with Israel out of the closet. तो फॉर एग्जाम्पल पहले अगर हम बात करें तो प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी ने जो डिस्टेंस की पॉलिसी वो तो ख़त्म कर दी थी और इसराइल के साथ यहाँ पर रिलेशंस को बिल्ड करना शुरू किया था। फिर पीवी नरसिम्हा राव ने यहाँ पर फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस को स्टैब्लिश किया। अटल बिहारी वाजपेयी ने इसकी फाउंडेशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया। यूपीए गवर्नमेंट वापस से प्रेशर में आ गई जब यहाँ पर 10 साल रहती है, क्योंकि यहाँ पर कन्फ्यूजन था ओवर द मिडिल ईस्ट। लेकिन बाकी यहाँ पर जब प्राइम मिनिस्टर मोदी आते हैं तो ये रिलेशंस को रिवाइव करते हैं। सेकंड, द एनडीए गवर्नमेंट हैज सॉट टू अलाइन इंडियाज पोजीशन क्लोजर टू द ग्राउंड रियलिटी। तो बेसिकली हम मॉरल पॉलिटिक्स से रियल पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ चुके हैं। द वायलेंट रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म ऑफ द हमास एंड अदर फोर्सेस थ्रेटन सिर्फ इसराइल को नहीं बल्कि अरब स्टेट को भी उतना ही थ्रेटन कर रहा है, जिसकी वजह से हमने देखा है कि जो अरब स्टेट्स हैं वो भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली यहाँ पर प्रॉब्लम तो टेररिज्म की है ना। और इंडिया अगर अपने स्ट्रैटेजिक कैलकुलस से देखे तो हमारे लिए टेररिज्म बहुत बड़ा खतरा है। तो जहाँ पर भी टेररिज्म हो रहा है हमें उसको क्रिटिसाइज करना ही करना है। फिर पैलेस्टीन में भी डिवीजन है। फॉर एग्जांपल एक पैलेस्टीन अथॉरिटी है जो कि राम अल्लाह में है और दूसरा हमास है जो कि गाजा में है। अब यही नहीं डिसाइड हो पा रहा है कि दोनों में लेजिटिमेट अथॉरिटी कौन सी। फॉर एग्जांपल हमास खुद को ये कहता है कि हमास लेजिटिमेट अथॉरिटी है, लेकिन पैलेस्टीन अथॉरिटी को ही इंडिया लेजिटिमेट अथॉरिटी मानता है और पैलेस्टीन अथॉरिटी के साथ ही हम यहाँ पर बातचीत करते हैं। Contrary to widespread perception, the NDA government is not abandoning Palestine. It maintains solid ties with the PA. For example, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं इन्होंने राम अल्लाह को भी ट्रैवल किया था 2018 में। तो इसराइल की भी विजिट होती है, लेकिन उसके बाद दूसरी विजिट यहाँ पर पैलेस्टीन की भी होती है। और जो एनडीए गवर्नमेंट है सपोर्ट करती है 2 स्टेट सोल्यूशन टू द क्राइसिस इन द इसराइल पैलेस्टीन। Third, the political focus on the India's current solidarity with Israel masks the transformation of the Delhi's ties with the Arab world in the last decade. तो फॉर एग्जाम्पल पहले हमारा बहुत एंटी वेस्टर्न इंस्टांस हुआ करता था कि वेस्ट का जो इम्पैक्ट है वो हमें नहीं देखना है वेस्ट एशिया में। लेकिन एक्चुअली अगर अब हम देखें तो हम एक्चुअली वेस्ट के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं मिडिल ईस्ट में। फॉर एग्जांपल I2U2 की यहाँ पर बात की गई है। और जो वेस्ट है ये भी खलीजी कैपिटल की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि अगर हम बात करें तो ऑयल तो एक समय के बाद ख़त्म हो जाएगा और कंट्रीज़ यहाँ पर रिन्यूएबल की तरफ शिफ्ट कर रही हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हम बात करें तो इंस्टॉल्ड एनर्जी कैपेसिटी को डबल करने की बात की जा रही है, क्लाइमेट चेंज के ऊपर फोकस है। और इसीलिए यहाँ पर ये जो वेस्ट एशियन के कंट्रीज़ हैं इनको भी अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए कुछ और तरीका निकालना पड़ेगा, जिसकी वजह से इन्होंने एक तरीका निकाला खलीजी कैपिटलिज्म, और जिसकी वजह से ये लोग इसराइल के साथ कोलैबोरेट भी कर रहे हैं क्योंकि इसराइल इनको हेल्प करेगा इकोनॉमिक ग्रोथ में। फोर्थ, द इंडिया गवर्नमेंट एंडेड इंडियाज ट्रेडिशनल एंटी वेस्टर्न स्टांस इन द रीजन। तो वही I2U2 ग्रुपिंग। फिर हमने डिस्कस किया कि एक्चुअली यहाँ पर इंडिया मिडिल ईस्ट और यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है। फाइनली बिगेस्ट चेंज इन द इंडियाज मिडिल ईस्ट पॉलिसी अंडर मोदी रिमेन्स अंडरस्टेटेड। ये क्या है कि हमें जो डिप्लोमेसी है उसको रिलीजन के साथ डीलिंग करना, हमें ये नहीं देखना कि वहाँ पर मुस्लिम्स रहते हैं, हमें एक्चुअली ये देखना है कि हमारे इंटरेस्ट क्या हैं। तो पार्टीशन इन द पाकिस्तान क्वेस्ट फॉर मोबिलाइजिंग सपोर्ट इन द मिडिल ईस्ट इन द नेम ऑफ द इस्लामिक सॉलिडारिटी, ये इंडिया को बिल्कुल नहीं करना है। हमें रिलीजन से बिल्कुल डीलिंग कर देनी है अपनी डिप्लोमेसी। तो ये ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू है। नेक्स्ट, इफ़ यू कांट शेयर अ टेबल। तो एक्चुअली ये आर्टिकल यहाँ पर ऑथर ने लिखा है, हो सकता है कि आप इसे एग्री करते भी हों और ना भी करते हो। एक्चुअली मैं इस आर्टिकल से डिसएग्री करती हूँ। तो यहाँ पर इशू क्या है, तो इशू ये है कि वेजिटेरियन ओनली स्पेसेस बनाने की बात की जा रही है कि यहाँ पर कुछ टेबल्स हैं जो कि कंपार्टमेंटलाइज कर दो कि यहाँ पर सिर्फ वेजिटेरियंस खा सकते हैं और दूसरी तरफ यहाँ पर नॉन वेजिटेरियंस खा सकते हैं, क्योंकि कुछ वेजिटेरियंस को यहाँ पर प्रॉब्लम होती है कि जो यहाँ पर मीट की स्मेल होती है उससे भी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, लेकिन ऑथर ने ये कहा कि ये वाले जो वेजिटेरियंस होते हैं ना, जिनको लगता है कि हमें मीट से प्रॉब्लम है, मीट हमारे आसपास भी नहीं दिखना चाहिए, एक्चुअली ये जो लोग हैं ये मिलिटेंट वेजिटेरियंस हैं, जिनको लगता है कि जो लोग मीट खाते हैं वो हायरार्की में नीचे आते हैं और जो लोग मीट नहीं खाते हैं वो हायरार्की में ऊपर आते हैं। तो हो सकता है कि आप एग्री करते हो, ना भी एग्री कर सकते हो, बट ये मिलिटेंट वेजिटेरियनिज्म मुझे नहीं लगता लोग इतना सोचते होंगे। तो चिकन फॉर इंस्टेंस हैज़ बिकम द मोस्ट सैनिटाइज मीट, अ मिडिल पाथ ऑप्शन दैट वेजिटेरियंस डू नॉट माइंड बीइंग सर्व्ड इन द सेम स्पेस वेयर दे कंज्यूम फूड। फिर मीट हैज़ ट्रांसग्रेस बाउंड्रीज इन द होम्स टू वेजिटेरियन पेरेंट्स इंक्रीजिंगली अलाउ देयर चाइल्ड कि भाई एक्सपेरिमेंट करो टू द मीट बेस्ड फूड्स। फिर सात्विक डाइट में ये कंसिडर किया जाता है कि आपको मीट नहीं खाना है। मिलिटेंट वेजिटेरियन सीक टू सस्टेन द ट्रेडिशनल एथिक्स ऑफ सेग्रीगेशन एंड हायरार्की इन फूड कंजम्पशन। तो ये कहा गया है यहाँ पर ऑथर के द्वारा कि ये जो मिलिटेंट वेजिटेरियनिज्म है
ये वर्ण आश्रम धर्म से आता है और ये इनइक्वालिटी के ऊपर बेस्ड है। हेजेमनी ऑफ वेजिटेरियनिज्म ओवर द लास्ट सेंचुरी हैज़ इंस्टीट्यूशनलाइज्ड कि भाई जो लोग यहाँ पर वेजिटेरियन है वही सही है और जो लोग नहीं है उनको डिस्गस्ट की नज़रों से देखा जाता है, बीफ ईटर्स को, पर्टिकुलरली अगेंस्ट आउटकास्ट क्रिश्चियन मुस्लिम्स। तो ये ऑथर का व्यू पॉइंट है, आपका अलग हो सकता है, बिल्कुल अलग हो सकता है। नेक्स्ट है मार्केट्स एंड माइन फील्ड्स। तो एक्चुअली जब से इसराइल और पैलेस्टीन का वॉर हुआ है उसके बाद जो ऑयल के प्राइसेस में ऊपर जा रहे हैं, ऑयल के प्राइस ऊपर जाएंगे तो इंडिया को क्या प्रॉब्लम होगी, इंडिया में इंपोर्टेड इन्फ्लेशन आएगा और साथ ही साथ हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है ये भी बढ़ता चला जाएगा, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर ज़्यादा फॉरेक्स रिजर्व्स को भी खर्च करना पड़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा हमारी इकोनॉमी में। यही इश्यूज़ हैं और यही इश्यूज़ यहाँ पर ऑथर ने बताई हैं। नेक्स्ट है विमेन इन द हाउस। तो ऑथर ने एक्चुअली यहाँ पर डेटा कंपेयर किया है। डेटा पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च से लिया गया और डेटा में क्या कंपैरिजन देखा गया कि सिर्फ विमेन का रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है पार्लियामेंट में, एक्चुअली यहाँ पर विमेन का पार्टिसिपेशन भी बढ़ा है। फॉर एग्जांपल विमेन यहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ रही हैं और जिसकी वजह से यहाँ पर जो गवर्नमेंट है उसकी अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर किया जा रहा है। तो सिर्फ यहाँ पर नाम मात्र की विमेन नहीं है कि उनको गिन लिया कि यहाँ 78 विमेन है लोकसभा में, नहीं 78 विमेन है लेकिन इन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछे हैं। एक्चुअली यहाँ पर कुछ 300 क्वेश्चंस पूछे गए हैं बाई द विमेन एमपीज जो कि मेन के कंपैरिजन में इक्वल ही हैं। अब विमेन का क्वेश्चंस पूछना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि विमेन उन इश्यूज़ के बारे में क्वेश्चंस पूछती हैं जो कि विमेन को कंसर्न करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर सैनिटेशन कैसा है, फ्यूल को लेकर क्या किया जा रहा है, उज्ज्वला में कितनों को सब्सिडी मिल रही है, कैसे सब्सिडी मिल रही है, क्यों नहीं सब्सिडी मिली है, तो इन क्वेश्चंस को पूछा जाता है। लेकिन जब मेन एमपीज हैं इनके क्वेश्चंस किस बारे में होते हैं कि डिफेंस कैसे चल रहा है, एक्सटर्नल अफेयर्स कैसे चल रहे हैं। एक्सटेंसिव कवरेज हैज़ बीन डेडिकेटेड टू द पॉलिसीज इंप्लीमेंटेड बाय द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट और जिसकी वजह से सब्सटेंशियल पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ ऑन द विमेन, जैसे कि एलपीजी कुकिंग फ्यूल, विमेन हेल्थ, वेलबींग, इन सब का फ़र्क पड़ा है। उज्ज्वला योजना इसके लिए, फिर स्वच्छ भारत मिशन है जिसकी वजह से यहाँ पर टॉयलेट की एक्सेसिबिलिटी बढ़ाई गई, जनधन योजना, फिर प्रधानमंत्री आवास योजना जिसमें विमेन के नाम के ऊपर घर दिया जाता है, जिसकी वजह से विमेन का एम्पावरमेंट हुआ है। कॉन्सिक्वेंटली अ क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ये है कि जो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है ये गवर्नमेंट को क्वेश्चन करें। तो विमेन ने कितना क्वेश्चन किया वही यहाँ पर डेटा से बताया गया है। तो एक्चुअली यहाँ पर डेटा कंपेयर किया गया तो 15th लोकसभा के कंपैरिजन में अगर हम 16th लोकसभा में देखें तो विमेन ने ज़्यादा क्वेश्चन किए। फॉर एग्जांपल इन अ रिमार्केबल कॉन्ट्रास्ट देयर लेवल ऑफ एंगेजमेंट इन द 16th लोकसभा वाज ऑन पार विद द मेल एमपीज दैट इज 218 वर्सेस 219. The most remarkable finding from this analysis, however, is that after the assumption of power by the BJP in the 16th Lok Sabha, बहुत सारी फीमेल एमपीज जो कि बीजेपी से थी उन्होंने एक्चुअली बीजेपी की गवर्नमेंट को ही क्वेश्चन किया है। तो इसका मतलब ये है ये सिर्फ मीकली फॉलो नहीं करती जो भी पार्टी से इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं, एक्चुअली क्वेश्चन कर रही हैं। तो अनदर लेसर नोन फैक्ट इज दैट विमेन एमपीज फोकस ऑन इश्यूज जो कि फंडामेंटली डिस्टिंक्टिव फ्रॉम मेल काउंटर पार्ट्स। फॉर एग्जाम्पल जो फीमेल एमपीज है फोकस करती है ऑन द क्रिटिकल मैटर्स, जैसे कि हेल्थ केयर को लेकर क्या किया जा रहा है, एजुकेशन को लेकर क्या किया जा रहा है, रोड्स, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस और मोस्ट वल्नरेबल सेगमेंट के जो इश्यूज हैं उनको उठाती हैं। लेकिन जो मेल एमपीज होते हैं मोस्टली फोकस करते हैं फाइनेंस, डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस एटसेट्रा। नेक्स्ट, व्हाट हॉटेस्ट सितंबर सेज अबाउट क्लाइमेट चेंज। तो सितंबर में भी बहुत ज़्यादा गर्मी ऑथर ने ये बताया, बाकी फिर यहाँ पर डेटा ही बताया गया कि पहले कितना टेम्परेचर था अभी कितना टेम्परेचर हो गया। रीज़न क्या है, तो क्लाइमेट चेंज रीज़न है। उसके बाद भी लोग कुछ कर नहीं रहे हैं क्लाइमेट चेंज को लेकर, यहाँ पर कंट्रीज़ कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ पर कुछ कुछ इनिशिएटिव्स क्लाइमेट चेंज को लेकर याद रखने। फॉर एग्जाम्पल कोरोनेविया, लॉस एंड डैमेज फंड, ठीक है, ये जो लॉस एंड डैमेज फंड को बनाने की बात की गई थी कि लॉस एंड डैमेज फंड अभी बनाया नहीं गया, बस इसकी बात ही की गई है। बाकी यहाँ पर CBDRRC, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। और 1.5 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है ये आने वाले 4 साल में ही ब्रीच हो जाएगा, ऐसा वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का कहना है। सिर्फ एक ही क्लियर डिलीवरेबल क्लाइमेट डिस्कशन क्या है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है इसको यहाँ पर ट्रिपल करना है फ्रॉम द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। इसकी वजह से थोड़ा बहुत तो चेंज आएगा लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं हो पाएगा। तो यही ऑथर ने कहा कि ये बहुत कम है जितना करने की ज़रूरत है उसके कंपैरिजन में। नेक्स्ट है इन असॉल्ट हमास में हैव टारगेटेड इजराइल सऊदी डील। तो इजराइल और सऊदी की डील होने वाली थी जिसमें जो सऊदी है वो इजराइल को रिकॉग्नाइज़ कर रहा है और जो इजराइल वो सऊदी को हेल्प करेगा उसकी इकॉनमी को बूस्ट करने के लिए, क्योंकि जो यहाँ पर सऊदी है ये भी ऑयल बेस्ड इकॉनमी से अभी आगे बढ़ना चाहता है। और यहाँ पर यूएस को क्या मिलने वाला था इस डील से, तो यूएस जो है वो चाइना के इन्फ्लुएंस कम करना चाहता है वेस्ट एशिया रीजन में। तो tensions between Israel and Hamas have repeatedly flared up in hostilities, but one reason the Palestinian militants ने यहाँ पर अटैक किया वो ये था कि जो ongoing negotiations थे ना बिटवीन द इसराइल एंड द सऊदी अरेबिया, जिसको कि यूएस ब्रोकर कर रहा था, इसको ये किसी तरीके से रोकना चाहता था, क्योंकि उसके बाद जो सऊदी अरेबिया ये एक्चुअली इसराइल के साथ कोलैबोरेट करने लगता। और जो यहाँ पर सऊदी अरेबिया का फोकस है कि
पैलेस्टीन को उनका इंडिपेंडेंट स्टेट मिलना चाहिए, ये फोकस खत्म हो जाता. The two countries are on the cusp of signing an agreement that could potentially mark a tectonic shift in the political landscape of the Middle East, but this deal, if it comes through, will also show that the support for an independent Palestinian state is no longer a priority for the Arab world. What is the potential deal? तो potential deal basically यही थी कि जो रियाद है ये सिक्योरिटी गारंटी चाहता फ्रॉम द यूएस कि भाई ईरान से प्रोटेक्ट किया जाएगा सऊदी अरेबिया को, ऐसा यहाँ पर यूएस इनको गारंटी दे. डील इंक्लूड्स यूएस सपोर्ट फॉर सऊदी सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम, और जो यूएस है ये वेपन्स प्रोवाइड करेगा टू द सऊदी. इसराइल को क्या मिलता है? तो इसराइल को एक्चुअली यहाँ पर एक कंट्री रिकॉग्नाइज कर लेता, फॉर्मल रिलेशनशिप हो जाती और लेजिटिमेसी आ जाती इन द मोस्टली मुस्लिम रीजन. तो ये यहाँ पर इसराइल को मिलता है. पैलेस्टीनियंस के बारे में क्या कहें तो अरब पीस इनिशिएटिव हुआ था 2002 में, तो सऊदी अरेबिया कह रहा है कि सऊदी अरेबिया यहाँ पर फुली कमिटेड है, लेकिन अरब पीस इनिशिएटिव में ये भी था कि जो पैलेस्टीन है उसको एक इंडिपेंडेंट स्टेट मिलना चाहिए, लेकिन किंगडम के ऑफिशियल ने ये कहा कि अगर पैलेस्टीन को एक इंडिपेंडेंट ऑफिशियल स्टेट नहीं भी मिलेगा तब भी ये डील हो सकती है. The kingdom's officials, however, have indicated that a deal is possible even if it falls short of providing Palestinians an independent state. नेक्स्ट यहाँ पर गांधी जी के बारे में बात बताई गई है कि गांधी जी क्यों अगेंस्ट थे ज्यूइश स्टेट इन पैलेस्टीन. तो एक्चुअली पैलेस्टीन यहाँ पर अरब्स का था और जिसकी वजह से यहाँ पर गांधी जी जो थे वो ज्यूइश स्टेट के अगेंस्ट थे. अब ये सारा कुछ हुआ क्यों, तो उसके लिए ब्रिटिशर्स ही जिम्मेदार हैं. एक्चुअली यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने ये कहा था ज्यूज़ को कि आपको हम पैलेस्टीन में जगह दिलवाएंगे. पैलेस्टीन बिलोंग्स टू द अरब्स इन द सेम सेंस जिस तरीके से इंग्लैंड बिलोंग करता टू द इंग्लिश और फ्रांस बिलोंग करता टू द फ्रेंच. ये महात्मा गांधी जी ने बात लिखी थी हरिजन में. गांधी वॉज अक्यूटली कॉन्शियस ऑफ द हिस्टोरिकल परसिक्यूशन जो कि ज्यूइश का हुआ है, और ये बहुत ज़्यादा सिंपैथेटिक भी थे. दे हैव बीन द अनटचेबल्स ऑफ द क्रिश्चियनिटी. तो जिस तरीके से यहाँ पर अनटचेबल्स को ट्रीट किया जाता है हिंदुज़म में, उस तरीके से ही जो ज्यूज़ हैं उनको ट्रीट किया जा रहा था क्रिश्चियनिटी में. और जिस तरीके से यहाँ पर ज्यूज़ का परसिक्यूशन हुआ बाय द हिटलर, इसका पैरेलल तो हिस्ट्री में किसी ने देखा ही नहीं जिस तरीके से यहाँ पर ज्यूज़ का परसिक्यूशन हुआ. हिज कंसर्न फॉर अरब्स एंड येट महात्मा डिड नॉट सपोर्ट अ ज़ायनिस्ट स्टेट इन पैलेस्टीन. जिस तरीके से यहाँ पर प्लान किया गया था, हिज अपोजिशन वॉज बेस्ड ऑन टू प्रिंसिपल बिलीव्स. पहला ये, पैलेस्टीन में पहले से अरब पैलेस्टीनियंस रह रहे हैं, एंड द सेटलमेंट ऑफ ज्यूज़ जो कि ब्रिटेन की वजह से हुआ है was fundamentally violent. A religious act of Jews returning to the Palestine can't be performed without the aid of the bayonet or the bomb. Second, गांधी felt कि यहाँ पर जो आइडिया है Jewish homeland का ये fundamentally antithetical है towards their rights or the greater rights elsewhere in the world. ठीक है, तो दो रीजन थे जिसकी वजह से गांधी जी ने सपोर्ट नहीं किया. ये आपको कहीं लिखने के लिए नहीं आएगा कि गांधी जी ने क्यों नहीं सपोर्ट किया. बस आपको क्या करना है, आपको जब भी क्वेश्चन आए तो आपको एक टाइमलाइन बना देनी हो. तो स्टार्टिंग में आपको सबसे पहले लिख देना है कि जवाहरलाल नेहरू और जो गांधी जी थे उनका व्यू पॉइंट क्या था और जिसकी वजह से हमारी फॉरेन पॉलिसी शेप हुई इसराइल को लेकर. इंडियाज फॉरेन पॉलिसी लाइक द महात्मा लीडर्स अक्रॉस द अरब वर्ल्ड एंड द एंटी इंपीरियलिस्ट बियॉन्ड वर अपेल्ड बाय द ब्रिटेन्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पैलेस्टीन. क्योंकि बेल्फोर डिक्लेरेशन में ये जो ब्रिटेन है इसने ज्यूज को बोल दिया कि आपको हम एक होमलैंड दिला देंगे, ये पैलेस्टीन वाला जो कंट्री है यहाँ पर, जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम्स निकली. वाई इज इसराइल एन अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन फॉर केयर गिवर्स फ्रॉम इंडिया. तो एक्चुअली 18,000 एक्सपेट्रिएट्स हैं जो कि इंडिया के इसराइल में रहते हैं. अब ये लोग केयर गिविंग करने क्यों जाते हैं, क्योंकि बेसिकली इनको 1.25 लाख मिलता है पर मंथ और बाकी सारी चीज़ें फ्री मिलती है, अकोमोडेशन, फ्री फूड और फ्री हेल्थ केयर, और जिसकी वजह से लोग वहाँ पर जाते हैं. इसराइल की बात करें तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा एल्डरली लोग हैं, उनको केयर की ज़रूरत है, तो इंडिया के लोग जाकर वहाँ पर केयर देते हैं और वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाता है इनको. एज इसराइली फोर्सेज took back control over areas bordering the Gaza Strip. वहाँ पर 18,000 और इंडियंस हैं जो कि इसराइल में एम्प्लॉयड हैं. 14,000 मैन एंड वीमेन हैं जो कि केयर गिवर प्रोवाइड कर रहे हैं टू द एल्डरली. इंडियन केयर गिवर्स इन इसराइल. तो वेस्टर्न कंट्रीज़ में एजिंग हो रही है. फॉर एग्जाम्पल इनकी जो मीन एज है वही कहीं ज़्यादा है. तो नर्सिंग ऑफर्स करियर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंडियंस अराउंड द वर्ल्ड, और इनको यहाँ पर बहुत ज़्यादा सैलरी मिलती है, एकोमोडेशन मिलता है, एक्स्ट्रा दिया जाता है ओवर टाइम के लिए, बाकी इनको पेड लीव्स भी मिलते हैं. तो बढ़िया कंडीशन है जिसकी वजह से ये लोग चले जाते हैं. इकॉनमी पेज पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है. न्यू टैक्स पेयर्स डिस्क्लोजर्स, और जिसकी वजह से यहाँ पर जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है ये बढ़ रहा है. सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स यहाँ पर बढ़ा है. तो बेसिकली आपको क्या करना है, आपको इकोनॉमिक सर्विस से डेटा निकालना है और आपको ये देखना है कि कौन सा टैक्स कितना है. बाकी आपको उसके बाद यहाँ पर याद कर लेना है कि फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स कितना है, कॉर्पोरेशन टैक्स कितना है. आपको उसका फिगर नहीं याद करना, आपको बस एक बार क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए कि क्या ज़्यादा है क्या कम है. तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया. अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर सकते हो. रात को 10:30 बजे डाउट सेशन होगा. सारे डाउट्स आप अपने वहाँ पर पूछ सकते हो. एंड तो अपने डाउट्स पूछ ही सकते हो. और अगर आपको PDF बाय करनी है तो उसकी डिटेल आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. आई होप आपको एनालिसिस समझ आया हो. इफ़ यू लाइक द एनालिसिस देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.